आज आपकी फर्स्ट क्लास, एक एक लेक्चर हो गए आपके ऑलमोस्ट, है ना? 2 लेक्चर्स हो गए, थर्ड लेक्चर चल रहा होगा, है ना? तो जो वर्कशॉप जो होती है आपकी, इसका क्या पर्पज है, किसी को पता है? यस, बोलिए। यस, तो हम किस तरह से इनका रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, अपना जो सिलेबस है उसको किस तरह से हम फास्ट यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं, अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो इसकी एक प्लानिंग होती है, उस पर्टिकुलर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये हमें इसमें लर्न करना होता है बेसिकली। और कुछ चीजें होती है जिनको आप यहाँ पर शॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने डाउट्स हैं, ठीक है ना? कोई टॉपिक है जिसमें आपको कोई पर्सनल डाउट है, तो स्पेशली डाउट क्लासेस यहाँ पर अरेंज होती है, तो उन डाउट क्लासेस को आप यहाँ पर उनका बेनिफिट ले सकते हैं। हम जो भी पार्ट किसी भी सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक म्यूट कर ले, ठीक है ना? अपनी कोई पर्सनल क्वेरी है तभी वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आप कैरी कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों ने ये भी देखा है कि हम वर्कशॉप को कंडक्ट कराते हैं तो उसमें हम जस्ट ऐसे ही कभी ठीक है घर पर बैठे हैं, हम आ गए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर किस इंटेंशन से आ रहा है बच्चा वर्कशॉप के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आना अलग चीज है ना? लेकिन क्लास में किस इंटेंशन से बैठा है ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होता है। कि जब हम आ ही गए हैं यहाँ पर वर्कशॉप में, हमने एनरोल कर ही लिया है, तो उस वर्कशॉप का उसको पूरा एंजॉय करें, ठीक है? उसमें जो भी सिलेबस कंडक्ट कराया जा रहा है, जो भी सिलेबस कवर कराया जा रहा है आपका, उस पूरे सिलेबस में हम अपना 100% इन्वॉल्वमेंट रखें, ठीक है? जिससे हमारा एकेडमिक पार्ट, हो सकता है वो आपका करंट सिलेबस चल रहा हो, जिसने भी जो भी करंट क्लास में स्टडी कर रहे हैं, हम रनिंग क्लास में है, उसी की क्लास में हमने वर्कशॉप अटेंड करी हो, तो जो वीक टॉपिक्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना? उन टॉपिक्स के डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा ये कि कोई टॉपिक किस लेवल पर ओलंपियाड के अंदर हम देखते हैं कि वो किस लेवल तक उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके डीपीपी में हैं, आपके मॉड्यूल के अंदर भी हैं, एक्सरसाइज 3 के अंदर, एक्सरसाइज 4 के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए कि मुझे किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो कोई भी एग्जाम इजी नहीं होता है अपने लिए, हर एग्जाम की एक इम्पोर्टेंस होती है, तो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें 100% डिवोट होना पड़ेगा उस पर, तब हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना? तो हर एग्जाम की जो प्रिपरेशन हमें करनी, किसी भी एग्जाम के लिए आप एनरोल किए हैं तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेसिक पॉइंट्स क्या हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपना जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरा सिलेबस वर्कशॉप में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसका वेटेज आपकी वर्कशॉप के, सॉरी, आपके एनएसओ के अंदर जो भी आपके एग्जाम होते हैं, एसओ के एग्जाम होते हैं, एनएसओ के एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जाम्स में इनका वेटेज ज्यादा रहता है, वो वाले टॉपिक हम यहाँ पर कवर कराएंगे, बिकॉज 100% सिलेबस वर्कशॉप में कंप्लीट नहीं होता है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका हम यहाँ पर कवरेज पूरा करते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में किस तरह की क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उसके लिए आपका एग्जाम होता है, टाइम टू टाइम आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ठीक है ना? वो आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से क्लास में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली आपने जब जिस तरह से, जिस वे में आपने उसको गेन किया, उसके नॉलेज गेन की, वही आपका आउटपुट एग्जाम में आने वाला होगा। तो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ हम कुछ और भी चीजें लर्न कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइम इंटरवल में आपकी इस ड्यूरेशन में वर्कशॉप भी होगी अदर देन एकेडमिक, ठीक है? जैसे कि आपके मैथ्स में वैदिक मैथ्स, ठीक है, कुछ अदर वर्कशॉप जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर हम मैजिक ऑफ केमिस्ट्री कराते हैं, जिसमें फन एक्टिविटी होती है, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट आप लोग उसमें वर्कशॉप में देखेंगे, जैसे कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन करते हैं, किस तरह से केमिकल्स के बीच में केमिकल एक्टिविटी होती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट उसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये अच्छा ऐसा भी होता है, कुछ रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन से नाम सुना होगा हमने, लेकिन हम इसको लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं, इन सभी वर्कशॉप के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में आप लोग जानेंगे यहाँ पर कि क्या कैसे ये केमिकल वर्क करते हैं,
बायो के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो बायो के अंदर एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी उसके अंदर देंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी होगी लास्ट टाइम भी, लास्ट ईयर। कौन कौन है जिसने वर्कशॉप अटेंड की थी पहले? अच्छा, प्रैक्टिकल वर्कशॉप कितने बच्चों ने अटेंड करी है? मजा आता है वर्कशॉप में, कुछ नया सीखने को मिलता है हम उससे। ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमारे लिए काफी मायने रखती है, जिससे हम टॉपिक की डेप्थ को किस तरह से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मैं एब्जॉर्ब नहीं बोलूंगा, एडजॉर्ब कर सकते हैं, है ना। हम एडजॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फिनोमेना फ्रॉम द एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हमें एडजॉर्ब करना है, फिर घर जाकर के उसको पूरा एब्जॉर्ब करना है। समझ में आ रही बात? हम सिर्फ क्लासरूम में एडजॉर्ब करने के लिए आते हैं, घर जाकर के उसको कंप्लीटली एडजॉर्ब कर लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है इसमें? हम क्लास में जब कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हैं तो आप उसको सुन रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सुपरफिशियल एडजॉर्प्शन हो गया, जिसमें कोई पर्टिकुलर मर्जर नहीं है, मतलब ब्रेन के अंदर वो नॉलेज पार्शियली आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है ना, लेकिन घर जाकर के आप उस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपके अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, पहले मॉलिक्यूल आया, सरफेस पर आकर के एडेयर हो गया। ठीक है ना, घर जाके रिवाइज किया, पूरा मर्ज हो गया, फिट हो गया, आपके दिमाग में वो फ्यूज हो गया पूरा, फिर हम उसको कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, तो अपने टॉपिक को एनहांस करने के लिए, अपने एकेडमिक को एनहांस करने के लिए हम इनका यूज करें। ठीक है ना, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं उनके, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच है, उन प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने की कोशिश करें जो वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं नीलेश सर को इनवाइट करूंगा जो आपको आगे फर्दर इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। Good afternoon, everybody. अच्छा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कितने बच्चे ऑनलाइन में प्रेजेंट हैं भाई? सर 26। 26, वेरी नाइस। पेरेंट्स भी हैं, वेरी नाइस। मैं बस नो सर। ओके, सो कैन वी हैव ए स्मॉल राउंड ऑफ फैमिलियराइजेशन? कितने बच्चे हैं जो बाहर से आए इस वर्कशॉप में? पहले ऑनलाइन बताइए, ऑनलाइन बच्चे बाहर से आए वर्कशॉप में। कोटा से बाहर से कितने बच्चे आए हैं? कोटा से बाहर से बच्चे जो आए, ठीक है, ओके। कोटा से बाहर से वो बच्चे जो नॉन रेजोनाइट है, नॉन रेजोनाइट है, जो पहली बार इस वर्कशॉप के लिए आए, ठीक है। यस, कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से आए। कौन सी क्लास के लिए? 10th क्लास के लिए। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र आए। आप भी वर्कशॉप कौन सी क्लास के लिए आए? 8th क्लास के लिए। आप? महाराष्ट्र से 8th क्लास के लिए, ठीक है। और आप फिर आप तो यहीं पढ़ते हो, पर एडमिशन तो यहीं ले रखा है ना आपने तो, ठीक है। और कौन है? यस, हाँ, ये तो कोटा से ही है, ये है कोटा से, ठीक है, इसको जानते हैं। मदर्स भी कुछ बैठी हुई है यहाँ पर। हाँ हाँ, आपके तो बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं ना ऑलरेडी, है ना? दे आर रेजोनाइट, ही नॉट रेजोनाइट, ओके। बाकी के तो बच्चे सब रेजोनाइट ही हैं। तो मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे रेजोनाइट उनको वर्कशॉप में डालने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है? अच्छा, यानी नहीं घर पे परेशान करते लोग, भेज देते वर्कशॉप में। मुझे लगता है ज्यादा बड़ा पर्पस हुआ है, घर पे ज्यादा परेशान करते हैं, चलो 6 घंटे बिजी रहेंगे, है ना। और स्पेशली ज्यादा अप्लाई होता है जहां पर बड़ा भाई बहन कोचिंग कर रहा हो ना, तो वहां पर ये छोटा बच्चा जो होगा ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, बार बार मोबाइल मांगेगा। चलो 6 घंटे बेबी सिटिंग हो जाएगी रेजोनेंस स्क्रीन। यू नो व्हाट इज बेबी सिटिंग? क्या होती है बेबी सिटिंग? टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज। सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज। ओके, सो लेट्स हैव द इंटरेक्शन विद द ऑनलाइन आल्सो। ऑनलाइन बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप कहाँ से। ये ऑप्शन ऑफ चैट बॉक्स, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। डीकेपीज नोट्स आपको कब मिलेंगे, ये सब
हम आपको जवाब देंगे. ओके, सो वी हैव सिद्धि फ्रॉम छत्तीसगढ़, अमी फ्रॉम आगरा. अच्छा, आप अपने क्लास और लोकेशन बताइए, है ना. प्लीज मेंशन योर क्लास आल्सो. क्लास कौन सी है आपकी और कौन सी वर्कशॉप ज्वाइन करिए और आप कहाँ से हैं. ठीक है, क्लास, लोकेशन, ये एक साथ ही लिखिए चैट में ना. क्लास, लोकेशन एंड विच वर्कशॉप यू ज्वाइन. ओके, सो अनिरुद्ध बेरा, क्लास 7th. Arav Singh from NMTC, Tripura. J.R. Yang from Tripura. Okay. Akash Srivastava, class 8th advanced, Chhattisgarh Siddhi. Kabir, class 8th Mumbai, Agra, Ami Verma. Priyanshu from Delhi, Bihar, class 9th Aspire from Amethi, Uttar Pradesh. और अभिनव प्रताप सिंह, NTC workshop, but currently live in Kota. अभिनव प्रताप सिंह. राजवीर सिंह, 8th class IJSO, नवी मुंबई. धनेश मथानिया, क्लास 7th, उत्तर प्रदेश. गोंडा, NMTC, विद्यांशु मौर्य, थाने महाराष्ट्र, क्लास 8th NSCJS. वनीशा फ्रॉम दिल्ली, क्लास 10th NTC वर्कशॉप. जलगांव से भी है अभिषेक पाटिल. देन अर्जुन नावत, क्लास 5th, नांदेड़ महाराष्ट्र, NMTC. ग्रेट. सो it's a pan India sample size. We have a student from different parts of the country and different activities. तो shall we start? Yes, sir. So आपको अरविंद सर ने काफी अच्छा बता दिया अब्जॉर्प्शन के बारे में, कि अब्जॉर्प्शन एक बार में नहीं होता. घर जाके जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब जाके अब्जॉर्प्शन होता है. और मैं थोड़ा सा आपको बेसिकली यहाँ पर वर्कशॉप में आपके साथ क्या क्या होगा, ठीक है, कैसे आपको नोट्स मटेरियल दिए जाएंगे, उनके बारे में बात करूंगा. देखिए, जो आपकी वर्कशॉप है उसका पूरा एक लेक्चर प्लान आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा आज, अगर नहीं हुआ हुआ तो, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाई जाएंगे. ठीक है. स्टडी मटेरियल बच्चों को मिल गया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं. तो आपको जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में मिलेगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा. ठीक है. तो ऑनलाइन वाले बच्चों को स्टडी मटेरियल भी आज शाम तक मिल जाएगा. उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे. जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको हार्ड कॉपी में मिल ही जाएगा मटेरियल. ठीक है. ओके. और ये जो जितनी भी वर्कशॉप की क्लासेस है ये मिक्स मोड में चलेगी, मतलब हाइब्रिड मोड में चलेगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन. ठीक है. आपको तो आदत है ना. तो ये हाइब्रिड मोड में चलेगी. आप देख रहे हो हर वर्कशॉप में बच्चे कुछ ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, कुछ बच्चे ऑफलाइन भी जुड़ेंगे. तो आप सब लोग बच्चे जो ऑलरेडी कोटा में है इनको ऑफलाइन ही आना है. ठीक है. और जो बच्चे बाहर हैं वो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, पर क्लासेस कॉमन होगी. और इसमें एक और बात है कि अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है ऑनलाइन वाले बच्चों की, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए अलाउड नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चों की भी क्लास मिस जाती है तो उनको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाएगी. राजेश, अपन ऑफलाइन वाले बच्चों को भी दे रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग? दे रहे? ठीक है. आपके लिए अगर आपकी भी बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है है ना, तो आप भी उसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं. कैसे रिकॉर्डिंग को देखेंगे अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. अच्छा, इस वर्कशॉप में आपके 2 टेस्ट होंगे, दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे. पहला टेस्ट होगा आपका 4 जून को और दूसरा जो टेस्ट होगा आपका 9 जून को. सो देयर विल बी 2 टेस्ट टू टेस्ट योर अपडेट्स. ठीक है. 4 जून को टेस्ट होगा और एक टेस्ट होगा 9 जून को. तो 4 जून इज संडे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उस दिन आपका, और सेकंड टेस्ट होगा 9 जून को. ये सारी की सारी समरी हम बच्चों को डाल देंगे. ठीक है. और डाउट क्लासेस की टाइमिंग्स, आप लोगों की जो क्लासेस है मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर 12:40 तक चलेगी. फिर 12:40 से लेकर 1:30 तक आपकी डाउट क्लास होगी. 12:40 से लेकर 1:30 तक आपकी डीसी होगी. ठीक है. जिसमें अगर आपको क्लास में सुबह कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है, टीचर से 1-to-1 बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं. इसके अलावा भी ये तो एक 45 मिनट्स की डीसी हुई. इसके अलावा भी 3:30 से लेकर 5:30 आपकी डीसी है.
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो 1240 से 130 वाली डीसी कम पड़ रही है, आपको कुछ और भी पढ़ना था, आप पढ़ नहीं पाए, तो 330 से लेके 530 है। यस सर ऑनलाइन की भी डीसी होगी? बिल्कुल, ऑनलाइन की भी डीसी होगी, उसका फॉर्मेट भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, ऑनलाइन की भी डीसी होगी, पर ऑनलाइन की डीसी को हम आफ्टरनून रखेंगे, नॉट इमीडिएटली, हम उसका फॉर्मेट आपको बता देंगे। सो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन लोगों से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोबारा नहीं आए इतनी धूप में, वो 1240 से 130 वाली जो डीसी उसी को यूज करें। आपको उसके बाद फ्री होकर घर चला जाना चाहिए, बिकॉज इस समय गर्मी बहुत है। सो अननेसरी ट्रैवल नहीं करने, अननेसरी अपने आप को एक्सपोज नहीं करें। और तो दैट्स, और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी इन क्लासरूम भी होगी, कुछ आउटसाइड द क्लासरूम भी होगी। सो 3:30 से 5:30 वाला जो सेशन होगा, उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज भी करेंगे। तो जैसे अरविंद सर बता रहे थे, आपकी केमिस्ट्री की वर्कशॉप्स होगी, फिजिक्स की वर्कशॉप्स होगी, कुछ वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप होगी, क्विकर कैलकुलेशन की वर्कशॉप्स होगी, मेंटल वेडिक की कुछ वर्कशॉप्स होगी, इंग्लिश की कुछ वर्कशॉप्स होगी। ठीक है, एक दो आउटडोर एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसमें आपको हमारे नए कैंपस में स्विमिंग के लिए ले जाया जा सकता है, क्रिकेट के लिए ले जाया जा सकता है, वो एक्टिविटीज भी होगी। सो उसका कैलेंडर भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा कि कब कब कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी। आपको इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना। आज नहीं होगी एक्टिविटी, फर्स्ट डे आज एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, ओके, मैं अब ये बता देता हूँ कि आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे वीडियोस को। राजेश सर एक बार लॉगिन करके दिखा दीजिए ना, राजेश सर को लॉगिन कर दीजिए अलग विंडो पे, और फिर ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे। आप सब लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप रेजो सर नाम की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रेजो सर ये ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, और इससे रेजो सर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप साइन अप करेंगे तो 2 चीजें मांगते हैं आपसे, रोल नंबर और वेरी नाइस, तो वो आपसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं। ठीक है, बेसिकली वो यूजर आईडी और पासवर्ड मांगते हैं, तो यूजर आईडी में आपको रोल नंबर लिखना है। बेसिकली ये यूजर आईडी है और ये पासवर्ड है आपका। ठीक है, तो यूजर आईडी में रोल नंबर लिखना है और पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया है, ठीक है, और एक वो बच्चे हैं जो रेजोनेंस के बच्चे हैं, उन्होंने वर्कशॉप को एज एडिशनल ज्वाइन किया है। तो 2 तरह के जो बच्चे हैं, जो प्योर जिन्होंने बच्चा जो वर्कशॉप के लिए ज्वाइन किया है, उनको हम बोलेंगे, एक तरह से मान लेते हैं कैटेगरी है नॉन रेजोनाइट कैटेगरी। उनको सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है। अगर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उनका रोल नंबर है 23380208, ये रोल नंबर डालना है। जैसे जो बच्चे बाहर से सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए आए हैं, उनको हम एनआर वाली कैटेगरी में रखेंगे, उनको अपना रोल नंबर लिखना है, प्लस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, लेकिन जो बच्चा रेजोनेट वाला बच्चा है, जो ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहा था, उसने वर्कशॉप में भी एडिशनल एडमिशन लिया है, उसको अपना रोल नंबर, उसके बाद अंडरस्कोर 23380208, मान लीजिए रोल नंबर है, अंडरस्कोर WS करना है। अंडरस्कोर WS का मतलब हो गया अंडरस्कोर वर्कशॉप स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप कैपिटल लेटर्स में राजेश कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है, कैसे भी लिख दीजिए, आपको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, वर्कशॉप का नाम लिखना है या WS? सिर्फ WS लिखना है मेरा। ओके सर। ठीक है, सिर्फ WS लिखना है, और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो दिस इज द कॉमन प्रोसेस। चलिए भाई, थोड़ा सा आपको मैं वर्कशॉप्स में क्या क्या होने वाला है, आप लोग सब लोग पेन कॉपी है आपके पास? अच्छा ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं, चलो सिंपल सी मैथमेटिक्स की एक्टिविटी करते हैं। एक मैथ्स का छोटा सा जादू दिखाएंगे आपको, ठीक है, एंड हम सब जानते हैं जादू तो कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी होती है। सो पहले हम जादू देखेंगे, फिर उसके पीछे की ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, सो क्या करना है, आप कोई भी 6 डिजिट नंबर, एनी 6 डिजिट नंबर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
राइट डाउन एनी 6 डिजिट नंबर. कॉपी नहीं है आपके पास? जाओ लेके आ जाओ. जिसके पास कॉपी नहीं लेके आ जाएगी. कॉपी पेन तो होना ही चाहिए बेटा जब भी अपन बैठे सेशन के लिए. ठीक है, अब इसको बाद में करेंगे हम. पहले बच्चे आ जाए बिकॉज उनके लिए वो मैजिक मिस हो जाएगा, है ना. तो हम एक ओरल पजल करते हैं. चलो ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है और एक रूल याद रख लीजिए. मैं आपको पजल पूछूंगा एकदम से ये नहीं कि हाथ उसका आंसर बोल देते. अपना हाथ ऊंचा करना है और उसके बाद आंसर देना है. ठीक है, वरना क्या होगा फिर बाकी लोग सोच ही नहीं पाएंगे. अगर हो सकता है आपको आंसर पता हो. ठीक है, तो आपको हाथ ऊंचा करना है अपना. लेट पीपल अदर थिंक. सो एक बहुत पुरानी सी पजल है बट दिस वेरी इंटरेस्टिंग पजल. एक बस होती है, ठीक है, वो बस ट्रैवल कर रही होती है और उसमें एक स्टॉप आता है. बहुत सारे पैसेंजर चढ़ते हैं और बहुत सारे पैसेंजर उतरते हैं. ठीक है, पैसेंजर चढ़ते हैं उतरते हैं. ठीक है, जो बस कंडक्टर होता है वो पैसेंजर्स को काउंट करता है पीछे वाले गेट से. जब बस स्टॉप पे रुकती है और कुछ चढ़ते हैं उतरते हैं तो वो काउंट करता है. तो जब वो काउंट करता है तो उसको दिखते हैं कि 40 पैसेंजर्स हैं. ठीक है, इसके बाद बस चलना शुरू हो जाती है और वो सबके टिकट चेक करता रहता है बीच बीच में. अब जब अगले स्टॉप पे आगे जाता है वो चेक करते करते तो वो अब काउंट करता है तो अब 44 हेड्स दिखते हैं उसको. पहले 40 हेड्स दिखते थे पहले उसको, है ना. 40 हेड्स दिखते थे जब उसने पीछे से काउंट किया था. अब उसने जब सामने से काउंट किया तो उसको 44 हेड्स दिखते हैं. लेकिन इस बीच में गाड़ी तो रास्ते में कहीं रुकी भी नहीं, ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा. सो हाउ दिस कुड बी पॉसिबल. जिसको आंसर पता है उसे अपना हाथ नीचे करेगा, बताएगा नहीं. ठीक है ना. एक बार दोबारा सुन लीजिए. 40 जब वो काउंट करता है पीछे से सो ही सीज 40 हेड्स. कितने हेड्स दिखते हैं उसको? 40 हेड्स दिखते हैं. और जब वो थोड़ी देर बाद काउंट करता है चलती बस में आगे जाके काउंट करती 4 हेड्स. सो हाउ दिस चेंज इज पॉसिबल. ठीक है, अभी मुझे कुछ हाथ दिख रहे हैं. देखिए ऑनलाइन में है कुछ किसी के जवाब? नहीं, आप मैंने मैसेज में मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए. मतलब वो क्या उसका सस्पेंस किल हो जाएगा अगर आप सब बता देंगे तो. डोंट किल द सस्पेंस, बाकी बच्चे सोच नहीं पाएंगे. अच्छा, ये पजल जो है ना ये इंग्लिश की पजल है. इसमें इंग्लिश का यूज हो रहा है बस. दिस इज नॉट द मैथ्स पजल, दिस इज मेंटलिटी भी नहीं है, ये इंग्लिश की पजल है. क्वेश्चन वाज 40 हेड्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम बैक साइड एंड थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद जब बस चलती रही जब सामने जाके काउंटिंग करी दिस टर्न्ड आउट टू बी 44 हेड्स. सो हाउ दिस चेंज इज हैपेंड. क्योंकि बीच रास्ते में बस ना तो कोई रुकी है ना कोई. Send the answer in the chat box. Oh my God. इन्होंने लिखा है बैक साइड से द स्मॉल हाइट ऑफ चिल्ड्रन वर नॉट विजिबल. सो दैट्स अ गुड थिंकिंग बट मतलब ऐसा नहीं देखते सब बच्चे. मैंने भी भेज दिया. आपने एट लास्ट सीट 4 men would be sitting. No. Sir, Anirudh. आप गुड ट्राई यार, ट्राई जरूर करनी चाहिए. देखो हम जो ये हाथ मुझे लगता है सबके हाथ ऊंचे होने चाहिए थे. सबका कोई ना कोई लॉजिक तो होना ही चाहिए था. हाँ, भेजा Anirudh. क्या कर लिया था? हाँ, गुड. हाँ, फॉर वुमेन बैठी तो उनके वुमेन की सिर नहीं होते क्या? सिर तो उनके भी होते हैं. और हाँ, बताओ तुम बताओ. यस. स्टार्टिंग में उसने हेड कहा, आगे से उसने हैड कहा. जब पीछे में काउंट करा था तो उसमें से बहुत से हेड काउंट किया, आगे उसने आपने हेड सीधे आपने से हेड कहा. नहीं, हेड ही बोला मैंने बोला 40 हेड्स पीछे से काउंट किए और सामने से काउंट किए तो 44 हेड्स. काउंटिंग नहीं आती हुई उनको. वो आगे जाते थे काउंटिंग भूल गए.
वो रेजोनेंस में पढ़ाई नहीं करी होगी उन्होंने। चलो हाँ, रुको तुम दोनों से नहीं। यस यू। सर मतलब कि उसने अपने आप को और ड्राइवर और उसके जो बगल में बैठे उससे नहीं काम किया होगा या दूसरों को और उससे नहीं काम किया होगा। नहीं, सबको काउंट किया। ही काउंटेड एवरीबडी। ओके लिसन, मैं बता देता हूँ। मैं अच्छा रुको, हाँ तुम बताओ। सर पीछे से काउंट किए 40 हेड्स, लेकिन आगे से किए तो सब 4 हेड बोलते हैं, 44 हेड। हाँ, दैट्स अ लॉजिक। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर। नहीं, पहले उसको एक का खत्म हो जाने दे भाई, बैठ जा। सो देखिए, सर क्या ना है? ध्यान से सुनिए। 40 हेड्स बोला था मैंने। हेड मतलब माथा, सिर, है ना? और फिर सामने से गए तो नंबर ऑफ हेड्स तो अभी भी उतने थे, लेकिन सामने से मुझे जो दिख रहा है वो 4 हेड दिख रहा है। 4 हेड इसको बोलते हैं, 4 हेड। 44 हेड्स। सो नंबर ऑफ पर्सन सेम थे। इट वॉज ओनली 40 पर्सन। तो पीछे से काउंट किया तो 40 हेड्स और सामने से काउंट किया तो 44 हेड्स। यस। सर लास्ट सीट में सर 4 लोग बैठे होंगे, उनका सर जो पीछे क्लास में होगा उसको रिफ्रेश दिख रहा होगा। तुम्हें फिजिक्स भी डाल दी इसमें? नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सही था बस। ठीक है, बैठो। वेरी गुड। चलिए, आप सबके कॉपी आ गई? ठीक है, अब हम आया मैंने आप लोगों को बोला था 6 डिजिट नंबर लिखिए अपनी कॉपी में। लिख लिया, बहुत बढ़िया। सो एग्जाम्पल दे देता हूं मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1 0 2 3 4 5। दिस इज अ नंबर। आपने कोई भी नंबर लिखा हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस नंबर का निकालिए सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट जानते हैं? सारी डिजिट को ऐड कर दीजिए। तो 1 + 0 1 3 6 10 15। आपका सम ऑफ डिजिट आ गया। मुझे बताना नहीं है, मुझे नहीं बताना, ठीक है? कोई ना कोई सम ऑफ द डिजिट आ गया होगा आपका। ठीक है, आ गया आपका सम ऑफ डिजिट आ गया। अब आपको क्या करना है, इस नंबर में से 1 0 2 3 4 5 में से सम ऑफ द डिजिट को माइनस करना है। करके दिखाइए। आप अपने नंबर में से करना, मेरे नंबर में से मत करना जो आपने सोचा था। आपने अब जो ओरिजिनल नंबर सोचा था ना, 6 डिजिट नंबर, उसमें से आप ही की सम ऑफ द डिजिट को माइनस करना, मेरे सम ऑफ डिजिट को मत माइनस कर देना। ठीक है, आपके नंबर में से आपके सम ऑफ द डिजिट को माइनस करना है। तो मेरे सम ऑफ द नंबर में से मैंने मेरा सम ऑफ द डिजिट माइनस कर दिया। ठीक है, मुझे पता चला आप तो सारे ऑपरेशन करोगे, इसका आंसर एक ही आएगा। यस नहीं आएगा, अलग आएगा। देखना भाई, ऐसे थोड़ी होता है। पूरा सुनने दो। कर लिया ना आपने? ओके, ठीक है। अब किसको मैथ्स सबसे ज्यादा पसंद है? ये इसी को पकड़ते, आरुल को। इसी ने बोला था ना कि आप मुझे पता है क्या। अब आरुल नाम है तुम्हारा? हाँ, ठीक है। आरुल, अब एक काम करना है भाई, मुझे आपकी कॉपी तो दिख नहीं रही, आपने क्या लिखा है। इतनी तो भाई क्रिश वाली आईज तो है नहीं मेरी। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया ना, ये जो रिजल्ट आपका, ऐसे कोई रिजल्ट आया होगा, उसमें से कोई भी एक डिजिट को आप छुपा लो, कोई भी एक डिजिट हाइड कर लो। ठीक है ना, और बाकी डिजिट बोलना, और हमें वो गेस करना है कि इसने आरुल ने कौन सी डिजिट हाइड करी। क्या हम कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हो आप लोग? अच्छा, तू करके दिखा ना मुझे। ठीक है, आरुल बता। ये हाँ बोल रहा है। हाँ, इन पासवर्ड नहीं, उससे पूछूंगा मैं। उसने हाँ बोला है, वो करके दिखाएगा। और ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी कर सकते हैं। तो एक डिजिट हाइड करना है और बाकी डिजिट बोलनी। बोलो। अरे उसने बोला ही नहीं, उससे पहले किसी 6 1 2 6 3। रुको। अरे तो एक डिजिट हाइड कर ली ना भाई इसने। आप रुको, नहीं तुम्हें नहीं बताना, तुम तो चीटिंग कर सकते हो। यस, तुम बताओ। तुमने बोला था ना कि तुम बता दोगे कौन सी डिजिट हाइड करी इसने। नहीं, गलत है। तुम पास में पड़ोसी हो। अरे भाई, वो नंबर में से सम ऑफ द डिजिट माइनस किया है, तो हो सकता है कि रिजल्टेंट 5 डिजिट नंबर आए, उसमें क्या गलती है। ठीक है, और एक डिजिट तो वैसे भी हाइड कर ली ना, 5 ही डिजिट तो बताएगा वो। हाँ, आप बताइए। 3 भी गलत है। हाँ बताओ। नो, 7 भी गलत है। अरे तुम
लिसन लेट्स रुको पहले लॉजिक समझिए। अगर बिना लॉजिक नहीं होगा तो फिर हम देखें। हाँ तो देखिए इसका आंसर जो हो सकता है ना, इस क्वेश्चन के दो पॉसिबल आंसर्स हैं, या तो 0 होगा या 9 होगा, कोई ना कोई एक डिजिट उन्होंने हाइड कर लिया। अच्छा ठीक है, हम इसके मैंने भी 9 हाइड किया। हाँ आपने भी 9 हाइड किया। चलो एक और करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू, तुम्हारे से स्टार्ट करते हैं। अपनी जो रिजल्ट आया उसमें से एक डिजिट हाइड करके बताओ, 5 डिजिट कौन कौन से थे? 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 ओके, इन्होंने एक डिजिट हाइड कर ली ना आपने, कोई भी एक डिजिट बतानी है भाई। अब इसमें यूनिक डिजिट आएगी। ऐसे तुक्का नहीं बोला, तुम पड़ोसी नहीं बोलोगे। ऑनलाइन में कोई बताएगा इसने कौन सी डिजिट हाइड करी? क्या नाम है तुम्हारा? हरजस। इसने 8 हाइड किया था। इसने 8 नहीं, 8 तो रॉन्ग है। हाँ तुम बताओ। 1 रुको 1 सही है, 1 सही है। एक बार ताली बजा दो इसके लिए यार। हरजस क्या हाइड किया था? 1 हाइड किया था। अभी तुम बताओ तुमने ये लॉजिक कहां से लाए तुम? क्या कौन सा लॉजिक लगाया? ये तो खतरनाक लॉजिक लगाया। तो आंसर सही ला दिया तुमने। हाँ अच्छा, इसका आंसर 1 आएगा। एक और बार करते हैं ना। लेट मी सी वेदर यू कैन क्रैक द लॉजिक। रुको लास्ट में और कौन? हाँ आप बताइए। लेट्स गिव अ गर्ल अ चांस। आपका नंबर बताइए, रिजल्टेंट क्या है आपका, उसमें एक डिजिट हाइड करके बताइए, हम आपकी गेस करते हैं। 921387 सारे बता दिए आपने, कुछ छोड़े नहीं छोड़े? योर नंबर इज एक्सपोज। आप रहने दो, आप रहने दो। हमें मालूम है 921387। हाँ यो आप करिए बस ठीक है। लेट्स गिव अ गर्ल। 99996 सर। कोई बात नहीं, 3 बार 9। 9 4 बार 9 और एक बार। हाँ ठीक है, आपको ये एक डिजिट उन्होंने हाइड किया है। वेरी गुड। ओके सब गलत है। द करेक्ट आंसर इज 3। हाँ वो बताएंगे, वही तो लॉजिक समझाएंगे आपको। अच्छा लिसन अब देखिए, लेट्स क्लोज इट। हम है ना इसके पीछे के लॉजिक पे चलते हैं। लेट्स गेट डाउन टू द लॉजिक बिहाइंड इट। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसको बहुत कैलकुलेटिव तरीके से कि गेस कर पा रहा हूं, आप उसको गेस नहीं कर पा रहे। आप गेस ही कर रहे हैं मतलब, है ना। देखिए कोई भी नंबर, आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, यू टेक एनी नंबर, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर लीजिए चाहे 3 डिजिट का नंबर लीजिए, उसमें से अगर आप सम ऑफ द डिजिट को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। पहले तो ये स्टेटमेंट समझिए, मैं अभी इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको। कोई भी नंबर उसमें से अगर आप सम ऑफ द डिजिट को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। आप देखिए, बोलो। अब मुझे मालूम है कि रिजल्टेंट में एक डिजिट मिसिंग है। मान लीजिए वो डिजिट x थी जो मिसिंग है। इन्होंने जो बोला ना, क्या नाम है आपका? दीक्षा ने जो बोला 99996, एक डिजिट मिसिंग, एक डिजिट हाइड करी इन्होंने। अब इसका जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है? 36 + 6 42 + x। इसका टोटल कितना हो रहा है? 42 + x पता नहीं क्या है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि रिजल्टेंट 9 का मल्टीपल होना है। रिजल्टेंट क्या होना है? 9 का मल्टीपल होना है। और 42 + x, द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 45। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब इसी तरह से ये हरजस का था 12221, इसका टोटल कितना हो रहा है? 8। और यहां पर एक डिजिट मान ली मैंने x थी, तो 8 + x, 8 के पास में क्लोजेस्ट मल्टीपल 9 का कौन सा है? 9 इटसेल्फ। तो 8 + x = 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अच्छा, अब ये आरुल के केस में गड़बड़ हुई थी अपनी। मैंने 2 बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि आरुल ने क्या दिया था मैं नंबर? 61263। हाँ, ये 61263, इसका टोटल किया तो 18 आ रहा है।
ऑलरेडी 9 का मल्टीपल आ रहा है ये। तो अब 18 प्लस एक्स इक्वल टू 18 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। 18 प्लस एक्स इक्वल टू 18 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। यानी कि एक्स की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती थी और 9 भी हो सकती थी, कोई भी दो वैल्यूज हो सकती है। इसलिए मैंने बोला था 2 ऑप्शंस पॉसिबल है। अच्छा, हम समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे क्वेश्चंस को? आप इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खिला सकते हो और जरूरी नहीं 6 डिजिट नंबर पे अप्लाई हो, ये कोई से भी डिजिट नंबर पे अप्लाई हो जाएगा, 3 डिजिट पे, 4 डिजिट पे। ठीक है, चलिए एक लास्ट पजल लेते हैं और फिर आज की सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। हाउ मच टाइम वी हैव? ये ट्रिक 7 डिजिट पर भी अप्लाई होता है। अरे 70 डिजिट पे भी अप्लाई होगी, एनीथिंग। क्यों अप्लाई होगी? अच्छा चलो इसका लॉजिक भी देख लो, क्यों अप्लाई होगी, ये क्यों अप्लाई होगी, आपको इसका प्रूफ भी समझ आना चाहिए। कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर है 4, 5, 6, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन? 4 into 100, 5 into 10 plus 6, दिस इज द एक्सपांडेड नोटेशन। आपने 5th 6th क्लास में पढ़ा होगा ना ये। दिस इज हाउ वी राइट द एक्सपांडेड नोटेशन। नाउ अगर मैं इसको एक जनरलाइज कर देता हूं कि कोई एक नंबर ए बी सी है, ए बी सी एक नंबर है, अगर मैं इसका एक्सपांडेड नोटेशन लिखूंगा तो a into 100 प्लस b into 10 प्लस c, ये इसका एक्सपांडेड नोटेशन है। ठीक है, सो मैं इसको लिख सकता हूं 100a प्लस 9b प्लस c, सॉरी 9 10b, 10b प्लस c, ये इसका एक्सपांडेड नोटेशन है। अब मैंने क्या किया, नंबर में से क्या माइनस किया था? सम ऑफ डिजिट्स। अब इसी नंबर का सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c। तो मैंने नंबर में से 100a प्लस 10b प्लस c में से माइनस क्या किया? a प्लस b प्लस c, ये माइनस किया, c कट जाएगा। भाई रुक जा, c से c तो कट गया, बचा क्या है? 99a प्लस 9b, ये बचा ना। रिजल्टेंट क्या बचा? 99a प्लस 9b बचा। अब आप देखिए ये जो रिजल्टेंट है, 9a और 9b कैसे बचा? 100a में से एक a किया तो 99a बचा ही नहीं बचा। 10b में से एक b किया तो, अरे ये प्लस माइनस माइनस ऐसे लिखना भूल गया था मैं, बस आप समझ में आ गया। सो 99a प्लस 9b बचा नहीं बचा? बचा। अब आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा ना, उसके हिसाब से ये 99a प्लस 9b, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 9 कॉमन आ सकता है। यानी कि a और b की वैल्यू कुछ भी हो, रिजल्टेंट हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें से सम ऑफ द डिजिट को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ a b c d, 4 डिजिट, 10 डिजिट, 15 डिजिट, कुछ भी हो। तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिसमें एक मैथ्स का गेम बन जाएगा और कुछ नहीं बस। तो ऐसी सिंपल चीजें जो वर्कशॉप से हम आपको बताएंगे। चलिए अब बड़ा यू कैन ट्राई विद योर फ्रेंड्स, है ना? ठीक है, और पहले से लॉजिक में बता रहा हूं उनको, पहले उनको करने देना, लेट देम मेस्मराइज। अरे ये बता कैसे रहा है, फिर धीरे से अपना जादू दिखाना, देखो ये ऐसे होता है। और एक बार मेरे लिए तालियां बजा दो यार तुम लोग। बस 5 मिनट और लूंगा मैं आपके। यहाँ पर जो आपकी वर्कशॉप चल रही है इनके बारे में आइडिया देता हूँ। ओलंपियाड की वर्कशॉप से आपकी, और टीचर रोज आपको क्लास में होमवर्क देंगे, आपको होमवर्क करके आना है, अगले दिन क्लास में डिस्कस होगा। बिकॉज हम जब ओलंपियाड की वर्कशॉप कर रहे हैं तब ओलंपियाड की तैयारी भी करें। ठीक है, और 5th 6th 7th 8th में ओलंपियाड। कितने बच्चे हैं जो 5th क्लास वाले? हाथ ऊंचे करें। 5th क्लास वाले कितने बच्चे हैं? ओके, 6th क्लास वाले? 6th क्लास वाले, ओके। 7th, ओके। सो आप लोगों की जो वर्कशॉप है उसमें साइंस, मैथ्स और मेंटलिटी पढ़ाई जा रही है आपको। इन जनरल जितने भी ओलंपियाड होते हैं, नेशनल साइंस ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, उन सबको ये कवर करती है। फिर एनएमटीसी प्राइमरी 5th and 6th में कितने बच्चे हैं? एनएमटीसी प्राइमरी, ओके, 3 बच्चे एनएमटीसी प्राइमरी में। चलो पीछे भी 2 बच्चे हैं। आप लोग उसमें 7th में हाथ ऊंचा किया था, तो क्लास में हाथ ऊंचा किया था। एनएमटीसी प्राइमरी, एनएमटीसी की फुल फॉर्म जानते हैं हम? तो नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट,
और ये जो मैथ्स का ओलंपियाड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हमारा एप्टीट्यूड डेवलप होता है। ये स्कूल की मैथ्स नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट मैथ्स होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़ती है। और जो बच्चे नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, वेरी गुड, जो बच्चे अभी से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनका दिमाग खुलता है, ठीक है, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़ेगी, आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। एनएमटीसी स्कूल से ही होता है सर। कहाँ से होता है? बस सर इसमें स्कूल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर। नहीं, आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, आप स्कूल के थ्रू या कोचिंग के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर ओलंपियाड होते हैं सर कोचिंग के थ्रू कैसे रजिस्टर? बेटा एक तो आप ना पहले अपना वीडियो ऑन करो फिर बोलना, ठीक है ना? ऐसे मुझे पता नहीं, मुझे लगता है दीवारों से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वीडियो ऑन करो, अपनी सुंदर शक्ल दिखाओ मुझे। सर। या सर यहाँ पर ओलंपियाड हो गए। कहाँ होंगे ओलंपियाड? तो सेशन शुरू हुआ तो होंगे ना। हाँ, अच्छा अभी मैं एक और 2-3 लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा। सनी सर हैं क्या यहाँ पर? नहीं, मैं पूछूं रेजोनेंस में ओलंपियाड हो गए। बेटा अभी तो सेशन शुरू हुआ है, तो ओलंपियाड हम रेजोनेंस नहीं कराता है। ओलंपियाड कराने वाली तो बॉडीज डिफरेंट होती है, गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज होती है। रेजोनेंस ओलंपियाड नहीं कराता। रेजोनेंस का तो अपना एक खुद का टैलेंट रिवार्ड एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं स्टार्ट, वो होता है नवंबर दिसंबर में। लेकिन जितने भी बाकी ओलंपियाड्स हैं, जैसे एनएमटीसी होता है, इसको कौन कराता है, कौन बताएगा? हाँ, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है AMTI, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, है ना, AMTI। दैट्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कंडक्ट एग्जामिनेशन। आईजेएसओ को कौन कराता है? कितने बच्चे आईजेएसओ के यहाँ पर? अच्छा, तो आईजेएसओ टफेस्ट ओलंपियाड है इंडिया का, सबसे टफेस्ट, है ना। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, मैथ्स नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है। उसके पीछे लॉजिक है कि मैथ्स पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए और वही दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है, मैथ्स पढ़ाना जरूरी है। इसके एग्जाम को कौन कराता है? कौन कराता है? नहीं कराती, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सारे एग्जाम कराती है। कौन सा डिपार्टमेंट कराता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? IAPT कराता है। अच्छा, इसकी जो, ये आपको जानना जरूरी है बच्चों, इसको सीरियसली लीजिए आप। अगर आप आईजेएसओ का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, एनटीसी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन इस एग्जाम को कराता है, और कौन इस एग्जाम को कराता है उससे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ये एग्जाम जो कराया जाता है इसको HBCAC कराता है, होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। और HBCAC में भी इसकी 5 स्टेजेस होती है। आपको पता है इसकी 5 स्टेजेस होती है। जो पहली स्टेज होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है IAPT के पास, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, जिसका पुणे में ऑफिस है, वो इस एग्जाम को कराता है फर्स्ट स्टेज को। लेकिन ओवरऑल जो डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है उसको बोलते हैं HBCAC, होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। वो डिपार्टमेंट है जो साइंस टैलेंट इंडिया में डिस्कवर करने के लिए जिम्मेदार है। और वो जितने भी गवर्नमेंट ओलंपियाड्स होते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट ओलंपियाड होते हैं? फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, जूनियर साइंस ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, उन सबको मेजोरिटी ऑफ एग्जाम को HBCAC कराता है। इनफैक्ट प्री RMO को भी HBCAC कराता है, अपेक्स बॉडीज का भी HBCAC, ठीक है। सो आई होप आईजेएसओ के बारे में आइडिया हो गया। आईजेएसओ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, ठीक है, और इसकी स्टेजेस को क्रॉस करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर कितने लोग हैं जो प्री RMO में है? 9-10 क्लास में किसने प्री RMO ज्वाइन किया है? किसी ने प्री RMO ज्वाइन किया, तो चलो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, स्किप कर देते हैं। और कितने लोगों ने प्री NTC ज्वाइन किया है? प्री NTC, और कोई बच्चा? NTC कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? NTC 10 क्लास की कितने बच्चे हैं? कम बच्चे। तो NTC भी एक बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है, लास्ट ईयर हो नहीं पाया था बिकॉज देयर वर सम इश्यूज, पर उम्मीद है कि इस साल वापस आएगा। और ये एग्जाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा डिपार्टमेंट कराता है? यूनिफाइड काउंसिल नहीं कराती इसको। ये बार बार तुम्हारे पास दिमाग में यूनिफाइड काउंसिल के साथ है। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, ये एग्जाम होता है NTSC और एक एग्जाम होता है NSTSC। ये ना, इसमें अंतर कितने का? एक एस का ही अंतर है बस सर। लेकिन एक एस का अंतर है ना, बड़ा खतरनाक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है।
ये इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसको कराती है यूनिफाइड काउंसिल। ये प्राइवेट एग्जाम है। ये कौन सा एग्जाम है? प्राइवेट बॉडी का एग्जाम है। कोई प्राइवेट बता रहा हूं, ये प्राइवेट बॉडी का एग्जाम है ना। इसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि एनटीएससी की होती है। एनटीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो कराती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कराती है, जिसका हम करिकुलम फॉलो करते हैं, सीबीएसई करिकुलम फॉलो करता है, डिपार्टमेंट है, वहां पर एनसीईआरटी डिपार्टमेंट इसको कराता है। और इसमें तो बहुत स्कॉलरशिप मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और ये सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है, ओनली फॉर 10th क्लास। और ये हर क्लास के बच्चे, फर्स्ट से लेकर 12th तक के सब बच्चों के लिए होता है। पर ये प्राइवेट एग्जाम है, इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, इसके तो बहुत सारे और भी फायदे हैं। जो बच्चा एनटीसी, तो ये मान लीजिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है। इसको हम मिनी आईएएस भी बोलते हैं, मिनी सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, साइंस भी आता है, मैथ्स भी आता है, सोशल साइंस भी आता है, मेंटल एबिलिटी भी आता है। किसी जमाने में तो इसमें इंग्लिश भी होती थी, और उससे पहले तो इसमें इंटरव्यू भी होते थे। बहुत पुराने टाइम की बात करें तो इंटरव्यू होते थे। तो इसको मिनी आईएएस बोला जाता है। और हमारा एक स्टूडेंट है जिसकी एनटीसी में भी फर्स्ट रैंक आई थी, और उसके बाद उसकी सिविल सर्विसेज में फर्स्ट रैंक आई थी। कौन है वो बच्चा? 2019 आईएएस ऑल इंडिया रैंक 1, वो बच्चा पीसीसीबी का ही था। और उसकी एनटीसी में फर्स्ट रैंक आई थी जब वो 10th क्लास में पढ़ता था। कनिष्क कटारिया, ठीक है, बाहर फोटो लगा हुआ है। तो आप, ये एग्जाम तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। अगर आपको अपनी लाइफ में कभी एग्जाम आगे दोबारा वापस आता है, आपको इस एग्जाम को देने का अवसर मिलता है, तो आपको जरूर इस एग्जाम को देना चाहिए। तो इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम इंडियन सिस्टम में नहीं है, जहां पर आपके सारे सब्जेक्ट की नॉलेज चेक होती है। सो आई होप ये एनएसटीएसी यूनिफाइड काउंसिल प्राइवेट एग्जाम है, ये गवर्नमेंट एग्जाम है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए। सो विद दिस वी कम टू द एंड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पेरेंट्स, बच्चे ऑनलाइन, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिम। बेटा आईओक्यूएम में भी यही कराता है। ये जो प्री आरएमओ है ना, प्री आरएमओ, ये फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है आरएमओ, थर्ड स्टेज होती है आईओक्यूएम, आईओक्यूएम, और फिर फोर्थ स्टेज होती है आईएमओटीसी, एंड फिफ्थ स्टेज होती है आईएमओ। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपको बता देंगे, एक साथ इतना सारा बताएंगे नहीं। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। और ये तो ड्रीम है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। लेकिन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड भी दो, एक तो कराता है जो गवर्नमेंट का एग्जाम है, और एक एसओएफ कराता है। एसओएफ तो प्राइवेट है, तो इनके एग्जाम की ठीक सी वैल्यू होती है। लेकिन आईएमओ जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का एग्जाम है, उसकी तो बहुत बड़ी बात होती है। आईएमओ सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इनफैक्ट प्री आरएमओ में फर्स्ट स्टेज पे सेलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपकी मैथमेटिक्स का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसलिए ये कैंप्स कराते हैं, ताकि आपको जो इसमें मैथ्स आती है वो जनरली आपको करिकुलम में पढ़ाई नहीं जाती है, वो डिफरेंट तरह के मैथ्स आती है। हाँ, और बट एमटीआई गवर्नमेंट के तो नहीं, बट वी कैन से इट्स सेमी गवर्नमेंट टाइम। इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इट्स काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत पार्शियली फंडेड होती है। ठीक है, और इसमें जो प्रोफेसर्स हैं वो काफी अच्छे लेवल के प्रोफेसर्स हैं, इनका लिटरेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ। प्री आरएमओ अपन क्लास 8 से देना शुरू कर सकते हैं बेटा, क्लास 8 से देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो कंपटीशन मिलता है वो 8th 9th 10th 11th सब क्लास के बच्चे बैठते हैं। तो 11th क्लास वाला बच्चा भी आपसे कॉम्पीट कर रहा होगा, तो 8th क्लास वाले बच्चे के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्री आरएमओ फाइट मारना। लेकिन 9th क्लास में आते आते तो हम आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं जितना प्री आरएमओ में पूछा जाता है। पर आप 8th क्लास में, मेरी एडवाइस है कि आप एनएमटीसी पे फोकस करें, अपने ग्रुप पे फोकस करें। अगर आप एनएमटीसी एक प्री आरएमओ की एलिमेंट्री स्टेज है, एकदम से आप प्री आरएमओ लेवल पर नहीं जा सकते, पहले आपको एनएमटीसी में अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन एग्जाम्स को लेकर, ओलंपियाड्स को लेकर, वर्कशॉप को लेकर, कोई और क्वेश्चन आपने मांगा? बेटे आईएमओ में मान के चलिए इंडियन टीम में 5 बच्चे जाते हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। आईजेसओ जैसा ही है, आईजेसओ में 5 या 6 बच्चे जाते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड में 5 या 6 बच्चे जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में भी जाते हैं, सभी में 5 या 6 बच्चे ही जाते हैं। लेकिन उसकी कैंप, उसका जो कैंप होता है उसके पहले, सेलेक्ट होने के पहले भी कैंप होता है। उस कैंप में करीब 30 बच्चे होते हैं, 30-35 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस कैंप तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। इन सब ओलंपियाड में कैंप तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है।
और सर विद्यार्थी विज्ञान मंथन सर के साइंस ओलंपियाड। हाँ बेटे, ये बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं, मतलब हम आपको ना एक पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे ओलंपियाड्स की, तो बहुत बड़ी कहानी है ना। किसी दिन सेशन लेंगे तो सिर्फ ओलंपियाड से भी लेंगे, पर अभी जो हमें बेसिक जो हमने ओलंपियाड की वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, इसलिए उनके बारे में आपको बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है, हाँ 5th क्लास के लिए बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं, और NSO, IMO, NSTSC, करीब आपके पास 10 से 12 तरह के ओलंपियाड्स हैं। सर मेरे को एक डाउट है सर क्लासेस के बेसिक्स पे सर, कि सर 3 दिन क्लास क्यों हो रही है इवनिंग बैच में 3 दिन क्लास? अच्छा बेटा, अभी अपन है ना अपने आप को समर वर्कशॉप तक रेस्ट्रिक्ट रखें। आपकी जो वर्कशॉप है ना उस तक रेस्ट्रिक्ट रखें। अगर आपका इवनिंग क्लासेस के लिए कोई क्वेश्चन है तो उसको हम बाद में एड्रेस कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। सर हाँ बोलिए। वर्कशॉप के बाद इवनिंग क्लास भी होगी? नहीं बेटा, इवनिंग क्लास आप लोगों के लिए नहीं होगी। इवनिंग क्लास सिर्फ DC है। कोई डाउट होता है तो डाउट पूछना है आपको उससे, ठीक है। ठीक है, चलिए तो लेट्स वाइंड इट अप। ठीक है, डू वी हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन आपका हो तो आप बाद में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल। ठीक है, आप लोग बैठे रहिए, सबसे पहले पेरेंट्स आएंगे। ठीक है, सो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलते रहिए। NMTC के लिए रेजोनेंस से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? आपको NMTC के लिए कैसे रजिस्टर करना है मैं आपको बता दूंगा। ओलंपियाड के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर है सुरभि मैम, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, एंड शील टेल यू शील गाइड यू हाउ टू रजिस्टर फॉर द वेरियस ओलंपियाड्स। No sir, like our school is not registered for NMTC, so how can we register from resonance? देखिए, आपको अगर रेजोनेंस रजिस्टर करते हैं तो रेजोनेंस में आके एग्जाम भी देना पड़ेगा ना आपको, फिर एग्जाम सेंटर भी रेजोनेंस ही आएगा। तो कैन यू ट्रैवल टू अपीयर फॉर रेजोनेंस सेंटर एग्जाम? रेजोनेंस में आ सकते हैं आप। तो अगर आप इतनी दूर नहीं आ सकते, Sir, in any center of resonance. हाँ यू कैन अपीयर इन एनी ऑफ द सेंटर ऑफ रेजोनेंस व्हिच इज क्लोज बाय टू। Yes sir, because sir I live in Jodhpur and there is a center in Jodhpur also. हाँ, देन यू कैन अपीयर फ्रॉम द रेजोनेंस जोधपुर सेंटर। ठीक है, विल गाइड यू फॉर दैट हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ एट द रेजोनेंस सेंटर्स। ठीक है, चलिए एक बार एक करके फर्स्ट